ये जो जमीन हमारे पैरों के नीचे है, क्या ये हमेशा से ऐसी ही थी? जवाब है नहीं। ये कोई ठोस स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ी चलती फिरती पहेली का हिस्सा है। तो चलिए इस हिलती हुई धरती की कहानी को समझने की शुरुआत करते हैं एक मॉडर्न थ्योरी से, एक ऐसे आइडिया से जो हमें बताता है कि हमारी दुनिया असल में काम कैसे करती है। तो इस थ्योरी का नाम है प्लेट टेक्टोनिक्स, या हिंदी में कहें तो प्लेट विवर्तनिकी। अब जरा सोचिए, हमारी पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ठोस परत है वो एक सिंगल पीस नहीं है, बल्कि ये कई बड़े बड़े टुकड़ों में टूटी हुई है। इन्हीं टुकड़ों को हम प्लेट्स कहते हैं। और मजे की बात यह है कि ये सारी प्लेट्स नीचे की एक गर्म पिघली हुई परत के ऊपर समझिए कि तैर रही हैं। और ये आइडिया आज के ज़माने में जियोलॉजी की सबसे बड़ी, सबसे ज़रूरी खोजों में से एक माना जाता है। और पता है, यही वो थ्योरी है जो उन बड़े बड़े सवालों के जवाब देती है जो हम बचपन से सुनते आए हैं, जैसे कि भूकंप क्यों आते हैं, ज्वालामुखी अचानक क्यों फट पड़ते हैं, या फिर दुनिया के सबसे ऊंचे पहाड़ हिमालय आखिर बने कैसे। पृथ्वी पर होने वाली लगभग हर बड़ी भूवैज्ञानिक घटना इन्हीं प्लेट्स की धीमी लेकिन लगातार चलती रहने वाली हरकत का नतीजा है। पर यह हरकत होती कितनी है? बहुत बहुत धीमी, लगभग 1 से 10 सेंटीमीटर एक साल में। यानी कि उतनी ही स्पीड से जितनी स्पीड से हमारे नाखून बढ़ते हैं। सुनने में ये शायद कुछ खास ना लगे, है ना? लेकिन जब आप इसे लाखों करोड़ों सालों के स्केल पर देखते हैं तो यही मामूली सी गति महाद्वीपों को एक दूसरे से हजारों किलोमीटर दूर कर देती है और हमारे ग्रह का पूरा नक्शा ही बदल डालती है। मगर सवाल यह है कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कैसे? ये इतना जबरदस्त आइडिया आया कहां से? और यहाँ कहानी में एक दिलचस्प मोड़ आता है। आज जिस साइंस को हम सब मानते हैं, उसकी जड़ें 1 सदी से भी पुराने एक ऐसे क्रांतिकारी विचार में हैं जिसे उस समय लगभग हर किसी ने सिरे से खारिज कर दिया था, यहाँ तक कि उसका मजाक भी उड़ाया गया था। तो चलिए मिलते हैं उस दूरदर्शी इंसान से जिसने पहली बार ये हिम्मत की, ये कहने की कि ये जो बड़े बड़े महाद्वीप हैं ये अपनी जगह पर फिक्स नहीं हैं, बल्कि ये तो हमेशा से सफर पर हैं। इनका नाम था एल्फ्रेड वेगनर, एक जर्मन वैज्ञानिक। साल था 1912, जब वेगनर ने दुनिया के सामने एक ऐसा आइडिया रखा जो उस जमाने के लिए बहुत ही बोल्ड था। उन्होंने कहा, हमारे महाद्वीप बह रहे हैं। जी हाँ, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट यानी महाद्वीपीय विस्थापन। वैगनर का जो मेन आइडिया था वो ये था कि आज जो हमें 7 अलग अलग महाद्वीप दिखते हैं वो हमेशा से ऐसे नहीं थे। एक जमाना था करोड़ों साल पहले जब ये सब एक साथ जुड़े हुए थे, एक विशाल अकेला सुपर कॉन्टिनेंट। और वेगनर ने इसे नाम दिया पैंजिया। ये ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है सारी जमीन। तो वेगनर ने हमारे ग्रह के एक बहुत ही ड्रामेटिक इतिहास की तस्वीर पेश की। उन्होंने बताया कि करीब 30 करोड़ साल पहले ये सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया मौजूद था। फिर करीब 20 करोड़ साल पहले ये टूटना शुरू हुआ और इसके टूटने से 2 बड़े हिस्से बने, उत्तर में लॉरिशिया और दक्षिण में गोंडवाना लैंड। और फिर ये टुकड़े भी आगे टूटते गए और धीरे धीरे खिसकते हुए अपनी आज की जगह पर पहुंच गए। लेकिन वैगनर ये सब बातें सिर्फ हवा में नहीं कह रहे थे। वो एक जासूस की तरह थे जो अपनी थ्योरी को साबित करने के लिए पूरी दुनिया से सुराग सबूत इकट्ठा कर रहे थे। उनका पहला और सबसे जबरदस्त सबूत तो दुनिया के नक्शे में ही छिपा था। उन्होंने देखा कि महाद्वीप एक पहेली यानी जिगसॉ पजल के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फिट होते हैं। खास तौर पे अगर आप साउथ अमेरिका के पूर्वी किनारे को अफ्रीका के पश्चिमी किनारे से मिलाने की कोशिश करें तो वो लगभग परफेक्टली फिट हो जाते हैं। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था। पजल का अगला टुकड़ा मिला लाखों साल पुराने जीवाश्मों यानी फॉसिल्स में। एक उदाहरण है मेसोसॉरस नाम के एक छोटे से जीव का। ये ताजे पानी में रहता था और इसके फॉसिल्स सिर्फ 2 जगह मिले हैं, साउथ अमेरिका और अफ्रीका। इसी तरह ग्लोसोप्टेरिस नाम के एक पौधे के फॉसिल्स साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और यहां तक कि अंटार्कटिका में भी पाए गए। ये महाद्वीप तो आज हजारों किलोमीटर दूर हैं। अब खुद सोचिए, एक छोटा सा ताजे पानी का जीव क्या अटलांटिक जैसा विशाल खारा महासागर तैरकर पार कर सकता था? या एक पौधे के बीज इतनी दूर दूर तक कैसे पहुंच सकते थे? नहीं, इसका एक ही लॉजिकल जवाब था, ये सारे महाद्वीप कभी एक दूसरे से जुड़े हुए थे। कहानी सिर्फ फॉसिल्स पर खत्म नहीं हुई, चट्टानों ने भी वही गवाही दी। जब पूर्वी ब्राजील और पश्चिमी अफ्रीका की चट्टानों को स्टडी किया गया तो पता चला कि उनकी उम्र, उनका टाइप
उनकी बनावट, सब कुछ बिल्कुल एक जैसा था। ऐसा लग रहा था मानो वो एक ही बड़ी चट्टान के दो टूटे हुए हिस्से हों। इतना ही नहीं, उत्तरी अमेरिका के एपेलेशियन पहाड़ और स्कॉटलैंड के पहाड़ों की संरचना भी बिल्कुल मेल खाती थी, जैसे वो एक ही पर्वत श्रृंखला का हिस्सा रहे हों। और आखिरी लेकिन बहुत मजबूत सबूत मिला क्लाइमेट से। आर्कटिक जैसी बर्फीली जगह पर गर्म इलाकों में उगने वाले ट्रॉपिकल पौधों के फॉसिल्स मिले, और वहीं दूसरी तरफ भारत और साउथ अफ्रीका जैसे गर्म देशों में पुरानी बर्फीली चादरों यानी ग्लेशियर्स के निशान पाए गए। अब ये कैसे हो सकता है? ये तभी मुमकिन है जब ये जमीन के टुकड़े अपनी जगह से खिसक कर अलग अलग क्लाइमेट जोन से गुजरे हों। तो वैगनर के पास इतने सारे सबूत थे, एक के बाद एक मजबूत केस था। लेकिन इसके बावजूद उस वक्त के ज्यादातर साइंटिस्ट्स ने उनकी थ्योरी को मानने से साफ इनकार कर दिया, और इसकी एक बहुत बड़ी वजह थी। उनके आलोचकों का एक सीधा और बहुत बड़ा सवाल था, जिसका जवाब वेगनर के पास नहीं था। सवाल था, आखिर पृथ्वी पर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत हो सकती है जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को हिला सके, उन्हें समुद्र के फर्श पर खिसका सके। तो असल में बात ये थी कि वैगनर ये तो बता पा रहे थे कि क्या हो रहा है, यानी महाद्वीप खिसक रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझा पा रहे थे कि ये सब कैसे हो रहा है। उन्होंने कुछ आइडियाज दिए, जैसे पृथ्वी का घूमना या गुरुत्वाकर्षण, लेकिन साइंटिफिक कैलकुलेशन से ये साफ था कि ये फोर्स इतने बड़े बड़े महाद्वीपों को हिलाने के लिए कहीं से भी काफी नहीं थे। यही उनकी थ्योरी की सबसे कमजोर कड़ी थी। और इसी एक कमी की वजह से दशकों तक वैगनर्स की कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थियरी को एक हाशिए पर पड़ी सन की थियरी माना जाता रहा। पर फिर नई टेक्नोलॉजी आई और उसने उस पहेली के आखिरी टुकड़े को सामने ला दिया, जिसकी सबको तलाश थी। 1950 और 60 के दशक में जब पहली बार समुद्र के तल का गहराई से नक्शा बनाया गया, तो एक हैरान करने वाली चीज सामने आई। वैज्ञानिकों ने देखा कि समुद्र के बीचों बीच मीलों लंबी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, और इन श्रृंखलाओं के बीच से लगातार गर्म लावा बाहर निकल रहा था। ये लावा ठंडा होकर नई जमीन बना रहा था और समुद्र के तल को दोनों तरफ बाहर की ओर ढकेल रहा था। इसे नाम दिया गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी समुद्र तल का प्रसार। यही वो इंजन था जिसकी वैगनर को तलाश थी। यही वो जबरदस्त ताकत थी जो महाद्वीपों को अपनी पीठ पर लाद कर चला रही थी। इस खोज ने वैगनर के आइडिया को न सिर्फ सही साबित किया, बल्कि उसे एक नई और ज्यादा मजबूत थ्योरी में बदल दिया, जिसे आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। दशकों तक नकारे जाने के बाद वैगनर का विचार आखिरकार सही साबित हुआ। वैगनर के काम ने हमें ये दिखाया कि हमारे ग्रह का नक्शा पत्थर की लकीर नहीं है, ये हमेशा से बदलता आया है और आगे भी बदलता रहेगा। और ये बात हमें एक बहुत ही दिलचस्प सवाल पे लाकर छोड़ देती है। अगर ये महाद्वीप आज भी खिसक रहे हैं, तो सोचिए आज से 10 करोड़ साल बाद हमारी ये दुनिया कैसी दिखेगी।